इंडिया वर्सेस आयरलैंड न्यूयॉर्क के पिच पे मैंने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के रिव्यू वीडियो पे कहा था कि जायसवाल प्लेइंग 11 में नहीं होगा। रोहित और कोहली ओपनिंग करेंगे। हमारे प्लेइंग 11 में 3 रेगुलर पेसर्स होगा और 4th पेसर होगा हार्दिक पांड्या। और हमने ये भी कहा था कि टॉस जीत के फील्डिंग करना चाहिए। ये सब तो ऑब्वियस था, लेकिन मैंने बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के प्रीव्यू वीडियो पे देखा था कि उनके प्लेइंग 11 में जायसवाल भी थे और बहुत लोगों ने प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स को रखा था। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्यों। अब एक जो डिसीजन जो सबको सरप्राइजिंग लगा है कल, कि कुलदीप को बाहर करके अक्षर को लाए। कुलदीप को बाहर करके अक्षर को लाए, बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है समझते हैं। कुलदीप अक्षर से 100 टाइम्स बेटर स्पिनर है। कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट का बेस्ट स्पिनर है। और कुलदीप का जो स्पेशलिटी है वो है कि अगर पिच पे टर्न भी नहीं है, फिर भी कुलदीप वो टर्न प्रोड्यूस कर सकता है। अक्षर और जडेजा दोनों सेम टाइप के स्पिनर्स हैं, दोनों विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, दोनों थोड़ा तेज फेंकते हैं हवा में, आर्म्स बॉल ज्यादा डालते हैं। और अक्षर और जडेजा आप अगर देख लो, दोनों बहुत बार विकेटलेस जाता है, लेकिन उनका इकोनॉमी अच्छा होता है। दोनों विकेट टेकिंग बॉलर तो नहीं बोल सकते इनको। कुलदीप इनसे बेटर अटैकिंग बॉलर है। फिर अक्षर को क्यों चुना गया? मुझे बस इसके पीछे का एक ही रीजन समझ में आता है कि अक्षर को रोहित शर्मा ने इसलिए चुना है कि बैटिंग डेप्थ को बढ़ा सके। बस बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए अक्षर को चुना है, क्योंकि इस तरीके के पिच पे हमें दो स्पिनर चाहिए भी नहीं। दोस्त, अगर आप सोचो कि जैसा पिच है, उस पिच पे हमें दो स्पिनर्स चाहिए ही नहीं, शायद एक भी नहीं चाहिए। शायद एक भी स्पिनर नहीं चाहिए हमें। तो रोहित शर्मा ने सोचा होगा कि दो स्पिनर ऐसे भी नहीं चाहिए इस पिच पे, तो अक्षर को ही खिला लेता हूं कि थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल जाए हमें बैटिंग लाइनअप पे। अब इस चीज का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि मान लो बड़े दिन में एक बड़े मैच पे हम टॉस पे हार गए और पहले बैटिंग आ गया हमारा, और हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, जो हमेशा बड़े मैच पे होता है हमारे साथ। अगर बड़े मैच पे टॉस हार के हमें पहले बैटिंग आ गया और हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, तो टीम को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि बाद में हार्दिक, जडेजा, अक्षर 3 प्रॉपर बैट्समैन है जो संभाल सकते हैं। तो एक एडवांटेज हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि मान लो ओपोनेंट के बैट्समैन मिडिल ओवर पे विकेट नहीं दे रहे हमें और अच्छा खासा रन भी बना रहा है मिडिल ओवर पे, फिर हमें चाहिए कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव वो बॉलर है जो मिडिल ओवर पे आके हमेशा हमें ब्रेक थ्रो देता है जब कोई और विकेट नहीं लेता है। अक्षर से 100 टाइम्स बेटर ही है कुलदीप यादव एज ए बॉलर। बुमराह हमेशा आके मिडिल ओवर पे ब्रेक तो नहीं दे सकता। बुमराह एक ही ओवर डालेगा मिडिल ओवर पे, एक शुरू में डालेगा, एक मिडिल ओवर पे डालता है और 2 डेप्थ पे डालता है। अगर कभी हम फंस गए, हमें मिडिल ओवर पे विकेट नहीं मिल रहा है और मिडिल ओवर पे अच्छा खासा रन भी आ रहा है, तो हम कुलदीप को उस दिन मिस करेंगे। अगर आप मुझे मेरा ओपिनियन पूछते हो तो मैं तो हमेशा कुलदीप को ही चुनूंगा। साफ साफ रीजन है, क्योंकि अगर आप अक्षर जो 8 नंबर पे बैटिंग करना आता है, नंबर 8 पे आता है वो बैटिंग करने, अगर आप 8 नंबर के बैट्समैन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि कभी कोलैप्स हो जाएगा तो अक्षर बचा लेगा, फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा उसमें भी सेम ही रहेगा, यही वाला प्लेइंग 11 रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। शायद वेस्ट इंडीज में कुलदीप आ जाएगा प्लेइंग 11 में। फिर भी मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया शायद इस टूर्नामेंट में एक बार तो मिस करेगा कि हमारे पास स्क्वाड में 4 रेगुलर पेसर नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इंडिया मिस करेगा चौथा रेगुलर पेसर, क्योंकि मुझे तो ज्यादा स्पिन दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप रोहित शर्मा टॉस जीत के फील्डिंग चुनते हैं, व्हिच वाज ऑब्वियस, और मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया था क्योंकि क्यों इस पिच पे टॉस जीत के फील्डिंग करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाद में बैटिंग, जब बैटिंग करते हो तब पिच बेटर हो जाता है। और दिन सुबह का गेम होता है, सुबह मैच स्टार्ट होता है 10:30 को उनके टाइम पे, तो ऐसा भी नहीं है कि ड्यू का फैक्टर है। फिर टॉस इतना इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि इस तरीके के पिच पे जब आप सेकंड इनिंग्स पे बैटिंग करते हो तो आपके पास एक बेटर माइंडसेट होता है कि आप समझ पाते हो, कैलकुलेट कर पाते हो कि कैसे इनिंग्स को प्रोग्रेस करना है, कब रिस्क लेना है, कब नहीं। जब आप फर्स्ट इनिंग्स पे बैट करते हो तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, आप मिस कैलकुलेट कर लेते हो और बड़े शॉट खेल के विकेट दे देते हो। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉस जीत के फील्डिंग करना। पिच बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पिच बहुत अच्छा हो जाता है सेकंड इनिंग्स पे। एक बात आपको तब पता लगेगा जब दो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट एक दूसरे के खिलाफ खेलेगा, तब पता लगेगा कि सेकंड इनिंग्स में भी पिच टफ ही होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। आप बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जायसवाल और संजू ने क्या गलतियां किया कि ये दोनों प्लेइंग 11 में नहीं है। जायसवाल का मैं आपको कह रहा हूं कि जायसवाल बस टीम कॉम्बिनेशन के बेसिस पे प्लेइंग 11 से बाहर हुआ है। अगर आप जायसवाल का लास्ट एक साल T20 में इंडिया के लिए फॉर्म देखो,
आंख बंद करके जायसवाल को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। लेकिन अगर जायसवाल प्लेइंग 11 में आ जाता है तो फिर हमारे पास 4 ही रेगुलर बॉलर्स होंगे प्लेइंग 11 में। इस बेसिस पे जायसवाल बाहर हो गए। अनफेयर है, लेकिन इंडिया में तो हमेशा होता रहता है। जहां बात संजू का है वो भी अनलकी है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि संजू को बस एक मैच के बेसिस पे जज किया जाएगा, वार्म अप मैच के बेसिस पे जज किया जाएगा। अनफेयर, लेकिन क्या कर सकते हैं, एज ए कैप्टन रोहित शर्मा इधर बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज है ही एक मैच। सीधा आईपीएल से हम आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, और बीच में एक ही वार्म अप मैच हुआ है जहां संजू को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला था, क्योंकि एज ए ओपनर आया था वार्म अप मैच पे। पूरा 20 ओवर था, संजू को जितना बॉल चाहिए था उतना बॉल टाइम लेके खेल सकता था, आराम से रन बना सकता था। उधर संजू ने 6 बॉल पे 1 रन बनाया है, जहां ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा इनिंग्स खेल लिया। ऊपर से ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है। ये सब फैक्टर संजू के अगेंस्ट गया है और कुछ कर भी नहीं सकते। एज ए कैप्टन आप रोहित को इधर ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर संजू के फैंस को बुरा लग रहा है तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस रिंकू ने 1 साल इंडिया के लिए अच्छा किया है कंसिस्टेंटली, वो स्क्वाड में भी नहीं है। एटलीस्ट संजू स्क्वाड में तो है। मैं इधर थोड़ा सा क्रिकेटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेटिंग प्रोसेस मतलब कि 2022 T20 वर्ल्ड कप हम हार गए थे। उसके बाद हम क्या करते, उसके बाद हम कोशिश करते कि जो गलतियां हमने 2022 T20 वर्ल्ड कप में किया है उसको रेक्टिफाई करने का, एक बेटर टीम लाने का, एक इंप्रूव माइंडसेट, एक बेटर माइंडसेट के साथ नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आने के लिए। ठीक है, तो ये जो 2022 T20 वर्ल्ड कप से 2024 T20 वर्ल्ड कप, इन 1.5 साल में जो 1.5 साल का जो गैप होता है, उस 1.5 साल में हमने क्या प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और उस प्रोसेस हमारा फेल हुआ है। हाँ, हार गए हम इस प्रोसेस पे। अगर वो प्रोसेस सही रहता तो फिर जायसवाल और रिंकू सिंह, ये 2 प्लेयर आंख बंद करके सबसे पहले प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। क्योंकि इन 1.5 साल में सबसे अच्छा अगर दो प्लेयर्स किसी ने अच्छा किया है, 2 प्लेयर्स, वो है जायसवाल और रिंकू। और दोनों प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं है, एक तो स्क्वाड में भी नहीं है। प्रोसेस पे तो हम फेल हो गए ना। और मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, और मैं कितने सारे वीडियो में बात कर चुका हूं कि हमारा प्रोसेस ही खराब है। हमारा प्रोसेस ही खराब है। आप 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, 2-3 साल से अंबती रायडू 4 नंबर पे खेल रहा था, सीधा वर्ल्ड कप में अंबती रायडू नहीं है, विजय शंकर आ रहा है 4 नंबर पे। कल कौन ओपनिंग करना था हमारे लिए कल ओपनिंग करना आया था रोहित और कोहली। और मैंने भी लास्ट वीडियो में यही कहा था कि रोहित और कोहली को ओपनिंग करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं अब हमारे पास। लेकिन रोहित और कोहली ने लास्ट T20 में कब ओपनिंग किया था? 2-3 साल पहले, जितना मुझे याद है। इंग्लैंड के खिलाफ एक होम T20 सीरीज था, जहां पे रोहित और कोहली ने शायद थर्ड T20 में, जो भी थर्ड या फोर्थ T20 में ओपनिंग किया था। 2-3 साल पहले एक साथ ओपनिंग किया था, आप डायरेक्ट सीधा वर्ल्ड कप में। बाकी टीम क्या करते हैं, बाकी टीम एक प्लान बनाते हैं, एक प्रोसेस के साथ आता है, और एटलीस्ट वर्ल्ड कप के 4-5 महीने पहले लोग ट्राई करते हैं नए चीजों को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम सीधा वर्ल्ड कप में ट्राई करते हैं, वर्ल्ड कप में एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि हम इस बार अच्छा कर लेंगे। ये प्रॉब्लम रहा है हमेशा, और इंडिया में होता रहेगा। आप जितने भी बातें कर लो, ये प्रॉब्लम इंडिया में होता रहेगा। मैं आज सुबह का मैच देख रहा था, ओमान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पे मिचेल मार्श ने पैट कमिंस को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया है। पैट कमिंस को ड्रॉप कर दिया मिचेल मार्श ने। और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में इस चीज से, इस डिसीजन से। मान लो एक टाइम के लिए, मान लो कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में हमारा कैप्टन होता, और फॉर्म के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे अगर रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देता, तो अब तक महाराष्ट्र के फैंस, जो रोहित के फैंस है महाराष्ट्र में, वो हार्दिक के घर पहुंच जाते। रितिका सचदे अभी तक इंटरनेट पे रोने लग जाती। ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। ये गैप कभी भी पूरा नहीं होगा। जो गैप है ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, ये गैप इस प्रोसेसिंग में कभी भी पूरा नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आयरलैंड इतनी छोटी टीम तो नहीं है कि इस तरीके का क्रिकेट खेले। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग था। मैं पहले भी बोल रहा था कि आपको एज ए बैटिंग यूनिट ये सोच के आना चाहिए कि हम 20 ओवर तक बैटिंग करेंगे, हम स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान देंगे, और बड़े शॉट के पीछे नहीं भागेंगे। पहले 2 ओवर पे 7 रन आया था, और स्टार्लिंग ने ऑलमोस्ट हर एक बॉल पे ट्राई किया बड़ा शॉट खेलने का। आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज याद ही होगा, जहां पे इंग्लैंड 4th टेस्ट तक लप्पे घुमा रहा था, बेसबॉल के नाम पे लप्पे घुमा रहा था। अगर कंडीशन के हिसाब से खेलता तो इससे ज्यादा ही रन बना लेता। आयरलैंड भी कल यही कर रहा था। 3rd ओवर के पहले बॉल पे आर्शदीप का ओवर था, पहली बॉल पे स्टर्लिंग लेग स्टंप पे बॉल को अक्रॉस द लाइन बड़ा शॉट खेलने जाता है और कैच आउट। उसी ओवर के लास्ट बॉल पे आर्शदीप बलबिंडी को भी बोल्ड कर देता है।
पावर प्ले का लास्ट ओवर मेडन गया था और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 T20 वर्ल्ड कप मिला के जितना डॉट बॉल गया है इस एक वर्ल्ड कप में उससे ज्यादा डॉट बॉल देखने को मिलेगा। पावर प्ले का लास्ट ओवर मेडन था। पावर प्ले के बाद आयरलैंड का स्कोर होता है 26 for 2। रन कितना बनाया है वो मैटर नहीं करता है, आप विकेट हाथ पे कितना बचा के रखते हो वो ज्यादा मैटर करता है। 7वें ओवर में हार्दिक आके टक्कर का विकेट के जाता है। बोल्ड बेहतरीन बॉल था जो अंदर आ रहा था। अब हार्दिक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा कि नहीं, क्योंकि मान लो अगर हार्दिक 4 ओवर पे रन दे देता है बहुत ज्यादा और बैटिंग से भी फिनिश नहीं कर पा रहा है तो इंडिया फंस जाएगा। 8 ओवर पे बुमराह आके टेक्टर को आउट कर देता है। अगर आप टेक्टर का रिएक्शन देखो, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस पेस से इस हाइट पे बाउंस आएगा। बेहतरीन बाउंसर था। फिर हार्दिक अपने दूसरे ओवर पे कैंपर को आउट कर देता है और 10th ओवर पे सिराज डॉक्टर को आउट कर देता है। 10 ओवर के बाद आयरलैंड का स्कोर होता है 49 for 6। यानी लास्ट 4 ओवर पे सिर्फ 23 रन आया और 4 विकेट। 23 रन और 4 विकेट। अब हार्दिक 11th ओवर पे आके मार्क एडर को भी आउट कर देता है। मार्क एडर रूम बना के बड़ा शॉट खेलेगा तो आउट। फिर अक्षर पटेल आके एक कॉटन बोल्ड कर देता है इजी। एक टाइम पे आयरलैंड 50 for 8 था और लग रहा था कि शायद 60 पे ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 4 ओवर पे अच्छा खासा रन आया है। अच्छा खासा रन मतलब जिस हाल पे आयरलैंड था और जैसा पिच है उस हिसाब से तो अच्छा रन आया है। हार्दिक का लास्ट ओवर था जो 4th ओवर, उसमें 14 रन। जडेजा ने 14th ओवर डाला, उसमें 7 रन। 15th ओवर में बुमराह 6 रन देता है और जोशुआ इंटन को भी बोल्ड कर देता है। आर्शदीप के लास्ट ओवर पे 17 रन। लास्ट बॉल जो था इस ओवर का, उस बॉल फ्री हिट था। फ्री हिट पे रन आउट हो गया, 2 रन कहीं से भी नहीं था, भाग गया। सोचो फ्री हिट पे विकेट देके जा रहा है। आयरलैंड 16th ओवर पे ऑल आउट 96 बना के, यानी लास्ट 4 ओवर पे 44 रन आ गया था। आप सोचो 16 ओवर तक की बैटिंग किया है, अगर और 4 ओवर बैटिंग कर लेता, 20 ओवर तक खेल था, क्या 120 125 रन नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। माना कि 120 130 शायद विनिंग स्कोर नहीं होता, लेकिन आप फाइट तो कर सकते थे। 4 ओवर अभी भी बाकी था। हमारे दोनों स्पिनर्स ने मिला के 2 ओवर डाला है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे पिचेस पे स्पिनर्स का रोल है ही नहीं और इसलिए शायद हमें 4 रेगुलर पेसर चाहिए एक बड़े मैच पे। हार्दिक पांड्या 4 ओवर पे 27 रन और 3 विकेट, ब्यूटीफुल। और बुमराह की इकोनॉमी देखो 2 है, सिर्फ 2 का इकोनॉमी है। 3 ओवर पे सिर्फ 6 रन दिया और 2 विकेट। आर्शदीप का लास्ट ओवर थोड़ा सा महंगा था। अब क्योंकि 97 का टारगेट था तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि जितने भी प्लान्स है आज एग्जीक्यूट कर लो, आज एक्सपेरिमेंट कर लो कि इस तरीके के पिच पे कैसे चेस करना है, पावर प्ले में क्या हम एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, जो भी दिमाग में है सब एक्सपेरिमेंट कर लो आज, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। आप ओपनिंग करना था रोहित शर्मा और विराट कोहली। पहली ओवर पे रोहित का कैच छूट जाता है सेकंड स्लिप से, पहली ओवर पे। एक तो आपसे बैटिंग नहीं हो रहा है, दूसरा जिस पिच पे इतना मूवमेंट मिल रहा है आप गुड लेंथ पे बॉल डाल नहीं रहे हो। ज्यादातर बॉल आयरलैंड के बॉलर्स ने शॉर्ट पे चला या फिर फुल लेंथ पे डाला है और एक कैच है वो भी आपने छोड़ दिया। सेकंड ओवर पे जोशुआ लिटल के ओवर पे, शायद जोशुआ लिटल का ओवर था, उसमें एक इंसर्ट एज लग के चौका आया था। फिर जोशुआ लिटल लास्ट बॉल पे फुल टॉस डालता और उसमें छक्का। थर्ड ओवर में मार्क केडर आके विराट कोहली को आउट कर देता है। शॉर्ट लाइन डिलीवरी का थोड़ा विट मिला, विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने जाता है और कैच आउट। आप बहुत लोग कहेंगे कि इतना कम टारगेट था, टाइम ले सकते थे, इतना जल्दी क्या था इस शॉट खेलने का, लेकिन मैं अलग तरीके से सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि विराट कोहली ने आईपीएल के सेकंड हाफ में पहली बॉल से पहली ओवर से अटैक किया है, तो इन्होंने आज एक्सपेरिमेंट कर लिया कि क्या इस पिच पे हम अटैकिंग क्रिकेट खेल के पावर प्ले में डोमिनेट कर सकते हैं। उन्होंने वो ट्राई कर लिया। अगर वो काम कर जाता तो बड़े मैच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता कि अच्छा चलो पिच स्लो है, पावर प्ले में अच्छा खासा रन बना लेता है अटैकिंग क्रिकेट खेल के, क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर रहता है तो अच्छा खासा हमें एडवांटेज मिल जाएगा। उन्होंने ट्राई कर लिया, उसमें एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन काम नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन ठीक है, आज ही एक्सपेरिमेंट करने का टाइम था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मुझे इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आप ऋषभ पंत इस ओवर के लास्ट बॉल पे एक चौका मारता है। पहले 2 ओवर पे 22 रन था, लेकिन नेक्स्ट 4 ओवर पे सिर्फ 17 रन आता है। पावर प्ले के बाद इंडिया का स्कोर होता है 39 for 1 आयरलैंड के खिलाफ। मुझे लगता है कि इस पिच पे अगर पावर प्ले आप 35-40 बना रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है, और अगर आपने 45-50 बना लिया इस पावर प्ले में इस पिच पे तो मतलब ब्रिलियंट। आप 9th ओवर शायद बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे गंदा ओवर था। जोशुआ लिटल एक शॉर्ट पे डिलीवरी मारता है रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा पुल करते हैं छक्का।
नेक्स्ट बॉल फिर से शॉर्ट डिलीवरी, रोहित शर्मा फिर से बॉल करता है, फिर से छक्का। आप रोहित शर्मा को शॉर्ट डिलीवरी पे टेस्ट करना चाहते हो, इस तरीके की पिच पे जहां पे गुड लेंथ से इतना मूवमेंट मिल रहा है, आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हो भी रोहित शर्मा को। मुझे नहीं लगता कि जोशुआ हिल को पता है कि रोहित शर्मा कौन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप रोहित शर्मा को इस तरह की पिच पे अगर आप शॉर्ट डिलीवरी डालोगे बार बार, वो बाउंड्री के बाहर ही मारेगा भाई। 10th ओवर में आके मार्क कैटर भी यही कर रहा था, शॉर्ट डिलीवरी फुल लेंथ, शॉर्ट डिलीवरी फुल लेंथ। इस ओवर में 12 रन। 10 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर होता है 76 फॉर 1। लास्ट 4 ओवर पे 37 रन आया था। रोहित शर्मा 37 बॉल्स 52, 76 पे रोहित शर्मा 52। अब एक शॉर्ट डिलीवरी रोहित की राइट हैंड पे जगह लगता है तो शायद सूझ गया था, तो रोहित रिटेड आउट हो गए थे। सूर्या आता है, पता नहीं क्यों स्पिनर के अगेंस्ट बड़ा शॉट खेलने जाता है और कैच आउट। इसके बाद शिवम दुबे आता है, उसका कुछ भी रोल नहीं था। ऋषभ पंत ने आराम से बैटिंग करके मैच को 12.2 ओवर पे खत्म कर दिया। ऋषभ पंत 26 बॉल 36, लगातार 2 इनिंग्स अच्छा खेल लिया, व्हिच इज अ गुड साइन। क्या संजू को इस टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा? एक ही केस में मिल सकता है, जब शिवम दुबे 2-3 मैच पे खराब बैटिंग करेगा तो शिवम दुबे की जगह संजू भी आ जाएगा प्लेइंग इलेवन में, वरना तो चांस बहुत कम लग रहा है मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।